नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन के इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड में अपने आधिकारिक दौरे के दौरान राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने द हेग को बताया भारत नीदरलैंड की दोस्ती का प्रतीक। 5 देशों की यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। नीदरलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, भारत एआई और सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से बढ़ा रहा है अपने कदमों को आगे। कोरोना, युद्ध और एनर्जी क्राइसिस पर जताई चिंता। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति की गई समीक्षा। विभिन्न कार्यक्रमों में ले रहे हिस्सा। नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी। सीबीआई ने मनीषा गुरुनाथ को किया दिल्ली से गिरफ्तार। पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं मनीषा गुरुनाथ। और खेल की खबरों में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में। सेमीफाइनल में एक कड़े मुकाबले में मलेशियाई जोड़ी को दी मात। नीदरलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की है। साल 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को उन्होंने संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी से भारतीय समुदाय में उत्साह का माहौल रहा। समारोह में हजारों लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी समुदाय की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि आज ही के दिन उन्होंने याद दिलाया कि 16 मई 2014 को लोकसभा चुनाव के परिणामों ने दशकों बाद भारत में एक स्थिर बहुमत वाली सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि करोड़ों भारतीयों का विश्वास और समर्थन उन्हें राष्ट्र के लिए अथक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता रहता है। आज 16 मई है और ये दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। आज से 12 वर्ष पहले 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। और फिर तो आपका सुख ही मेरा सुख बन गया, आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नीदरलैंड दौरे में प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का युवा आसमान छूना चाहता है और आज के समय भारत का स्टार्टअप सिस्टम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप के देशों में से है। उन्होंने कहा कि आज भारत की आकांक्षाओं की सीमा नहीं है।
दुनिया का कोई भी देश हो, अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे बड़े सपने देखने ही होंगे। आज हमारा भारत भी बहुत बड़े सपने देख रहा है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार हो रहा है। अब हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले देश हैं। आज भारत की एस्पिरेशन सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है। भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नीदरलैंड दौरे पर प्रवासी समुदाय को संबोधित किया तो भारत की उन उपलब्धियों को गिनवाया जिसमें भारत अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसको लेकर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी समुदाय की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि 16 मई 2014 को लोकसभा चुनावों के परिणामों ने दशकों बाद भारत में एक स्थिर बहुमत वाली सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि करोड़ों भारतीयों का विश्वास और समर्थन उन्हें राष्ट्र के लिए अथक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता रहता है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का युवा आज आसमान छूना चाहता है। और जैसा कि आपने सुना कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप के देशों में अब भारत आ चुका है। साथ ही भारत की आकांक्षाओं की अब जो है वो सीमा नहीं रहेगी, यानी कि भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। साथ ही अपने नीदरलैंड दौरे में प्रवासी भारतीयों को समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने एक और बात महत्वपूर्ण कही। वो ये कही कि भारत के सफल होने से मानवता को फायदा होगा। उन्होंने विश्व को चुनौतियों से निपटने का आह्वान करते हुए कहा कि स्थितियां नहीं बदली तो दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर वाटर सिक्योरिटी तक नीदरलैंड्स और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हमारा कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे भारत और नीदरलैंड की साझेदारी और मजबूत होगी और इसका लाभ आप सभी को भी होगा। भारतीय बिजनेस के लिए यूरोप में प्रवेश का नेचुरल गेटवे नीदरलैंड बनेगा।
तो भारत नीदरलैंड के इन रिश्तों में कैसे आज एक नया अध्याय लिखा जाएगा और ये साझेदारी आगे कैसे और मजबूत होगी। नीदरलैंड में हमारे समय संवाददाता है सुधाकर दास, आइए उनके पास सीधा चलेंगे और सुधाकर से जानते हैं कि द्विपक्षीय संबंधों को कैसे और गति मिलने वाली है। सुधाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड पर 9 साल के बाद वहां उस दौरे पर पहुंचे हैं। ये कोई आम दौरा नहीं माना जा रहा, रणनीतिक नीति के लिहाज से ये बेहद ही अहम दौरा इसलिए खास है क्योंकि द्विपक्षीय संबंधों को और यहाँ मजबूती और सुदृढ़ होने वाले हैं यहाँ रिश्ते। बिल्कुल देख रहा आपने किस तरह का शानदार स्वागत प्रधानमंत्री का हुआ। न सिर्फ कल जब वो यहाँ पहुँचे थे, बल्कि आज जब भारतवंशियों से, भारतीय समुदाय के लोगों से उन्होंने बात की, तो वो जो उत्साह पूरा माहौल में नज़र आ रहा था, जिसमें खासी संख्या में डच कम्युनिटी के लोग भी थे। मैं आपको बता दूं, अभी शाही परिवार से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो चुकी है। एक तरह से आप कह सकते हैं कर्टसी कॉल, लेकिन दोनों लीडरशिप के बीच म्यूचुअल जो कई संबंध के कई पहलू हैं उस पर बातचीत हुई है। क्वीन जो हैं लगातार वो भारत आती रहती हैं, तो बहुत गहरा नाता उनसे रहा है। लेकिन अभी जो कार्यक्रम होने वाले हैं आप उसको देखें तो बहुत ठोस आउटकम जिसको कहा जाता है इस दौरे का, वो निकलने वाला है। अब से कुछ ही देर बाद जो चोला साम्राज्य जो भारत में था 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच, तो चोला साम्राज्य के ताम्रपत्र मुमकिन है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाए। एक तरह से वो एक संरक्षित इतिहास, वो भारत की धरोहर भारत के पास लौटने वाली है। तो एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से। और हम जानते हैं कि बीते 12 वर्षों में किस तरह से भारत के ऐतिहासिक धरोहरों को पीएम मोदी वापस लेकर आए हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये ताम्रपत्र संस्कृत तमिल भाषा में है और एक तरह से उस समय के जो इतिहास था, उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो कितना रिच था भारतीय इतिहास, उसको बताने के लिए वो काफ़ी है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस दौरे का, मुमकिन है उसके बारे में बहुत जल्द अनाउंसमेंट भी हो जाए। ASML और टाटा, ASML जिसको आप कह सकते हैं सेमीकंडक्टर में एक वर्ल्ड लीडर है इस लिहाज से क्योंकि वो लिथोग्राफी की मशीन बनाती है, वो मशीन जो सेमीकंडक्टर के चिप्स बनाती है। तो दुनिया भर के सेमीकंडक्टर कंपनीज लिथोग्राफिक मशीन के लिए ASML पर डिपेंडेंट है। तो एक बड़ा समझौता टाटा के साथ होने की उम्मीद है। तो एक बहुत बड़ा आउटकम। उसके बाद जो डच बिजनेस लीडर्स हैं तमाम क्षेत्रों के, वो प्रधानमंत्री के साथ संवाद करेंगे। जो भारत में इन्वेस्टमेंट के नए अवसर बन रहे हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे। और उसके बाद उनके प्रधानमंत्री जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं उनसे मुलाकात होने वाली है। उसमें भी हमें ये जानकारी मिल रही है कि आधे दर्जन करीब समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण पहलू इस पूरे दौरे का आप कह सकते हैं कि बहुत ठोस आउटकम भी निकलने वाला है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड दौरे से पहले अपने एक्स पोस्ट में भी कई जानकारियां साझा की कि कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देशों की साझेदारी और मजबूत हो सकती है, जिसमें सेमीकंडक्टर की आपने बात करी। नीदरलैंड लगातार चिप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कह रहे हैं कि भारत में भी वो आत्मनिर्भरता लाने की जरूरत है और ऐसे में दोनों देशों के बीच अगर निवेश होता है तो इसको बड़ी कामयाबी यहाँ माना जाएगा। इसके साथ ऊर्जा की बात करें, वाटर की बात करें, इन दो ये भी कुछ दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कहीं समझौते होने की संभावना जताई जा रही है। सुधाकर जी बिल्कुल, जब वो भारतीय समुदाय से बातचीत कर रहे थे तो प्रधानमंत्री ने जानकारी भी दी कि भारत में कम से कम सेमीकंडक्टर के 12 प्लांट्स पे काम चल रहा है, 2 में उत्पादन भी शुरू हो गया। तो ये जानकारी भी उन्होंने दी। और ये आज जो बड़ा समझौता होता है टाटा और ASML के बीच, तो ये एक तरह से माइलस्टोन होगा भारत के सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। और ये जो साझेदारी बहुत आगे बढ़ने वाली है, तो भारत के पास जो टैलेंट है उसके साथ। लेकिन दूसरा पहलू है जैसे ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र है। भारत एक सबसे सस्ता दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला देश बना है। तो इसको बड़े पैमाने पर कैसे इसका उत्पादन हो, एक एक्सपोर्ट का हब ग्रीन हाइड्रोजन में भारत बन सके, उसको लेकर बातचीत। हम जानते हैं कि कल प्रधानमंत्री मोदी यहाँ एक डैम पर भी जाने वाले हैं। जल प्रबंधन को लेकर भारत की एक रणनीतिक साझेदारी है नीदरलैंड के साथ। तो उसको लेकर भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं भारत और नीदरलैंड, उसके बारे में बातचीत
क्लीन एनर्जी, बिल्कुल हमने देखा कि भारत ने एक रास्ता दुनिया को दिखाया है। जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में सोलर पावर की बात भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने की, तो उस क्षेत्र को लेकर तो कैसे जो इसके साथ सुधाकर हम देखें तो व्यापार और निवेश बढ़ाने की तैयारी में भी इस समय सुधाकर, अगर व्यापार और निवेश की बात करें तो दोनों देश इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तत्परता के साथ तैयार नजर आ रहे हैं। अगर दोनों देशों की व्यापारिक साझेदारी की बात की जाए तो काफी मजबूत है और नीदरलैंड की कई बड़ी कंपनियां भारत में इस समय निवेश कर रही हैं। ऐसे में अगर व्यापार की बात करें, अगर खेती की बात करें तो नीदरलैंड काफी आगे है तकनीक के लिहाज से। वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो नीदरलैंड बहुत आगे है। ऐसे में भारत इस नीदरलैंड के अनुभव से कैसे अपना फायदा उठा सकता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, व्यापारिक संबंधों की अगर बात करें तो इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। जिस तरह के रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते नीदरलैंड के साथ हैं, भारत का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन वो नीदरलैंड है, अमेरिका और यूएई के बाद है। तो जिसकी लोग जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूरोप के इन बड़े देशों का जिक्र करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इस वक्त नीदरलैंड है। भारत में चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टर अगर कोई है तो वो नीदरलैंड है। साल 2000 से के बाद से अब तक करीब $55 बिलियन का निवेश भारत में नीदरलैंड की तरफ से हुआ। और उसमें सबसे खास बात है कि 70% निवेश साल 2015 के बाद आया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली थी। तो बीते कुछ वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत नीदरलैंड के रिश्तों में जो कई पहलू हैं, सिर्फ व्यापार निवेश को आगे बढ़ाने की बात नहीं है, सिर्फ स्ट्रेटेजिक रिलेशन, डिफेंस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बात नहीं है। जो ट्रेडिशनल क्षेत्र हैं, एग्रीकल्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, वाटर मैनेजमेंट हो, इस तरह के क्षेत्रों के अलावा जो नए क्षेत्र हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर हो, ग्रीन हाइड्रोजन, सुधाकर, आज हमने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद करते हुए देखा, वहां संबोधित करते हुए देखा, तो उन्होंने एक और बड़ी बात का जिक्र किया कि कैसे नीदरलैंड एक बड़ा गेटवे साबित हो सकता है। अगर आपको यूरोप में व्यापार बढ़ाना है, निवेश बढ़ाना है, तो नीदरलैंड एक बड़ा गेटवे है। ऐसे में कैसे नीदरलैंड एक बड़ा गेटवे साबित हो सकता है सुधाकर? बिल्कुल, देखिए, और यहाँ का जो रोटरडम पोर्ट है उसको एक तरह से यूरोप के गेटवे के नाम से ही जाना जाता है। और हम जानते हैं इससे बेहतर मौका कोई हो भी नहीं सकता है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है और एक पूरा एक अवसरों का एक समुद्र भारतीय निर्यातकों के लिए सिर्फ नीदरलैंड में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में खुला है। तो नीदरलैंड के रास्ते नीदरलैंड में तो है ही, लेकिन पूरे यूरोप तक कैसे पहुंच बनाई जाए। सिर्फ अगर आप टेक्सटाइल की बात करें तो वो जो ड्यूटी फ्री होने से उसकी वजह से टेक्सटाइल में ही अकेले $1 बिलियन का एक जो बिल्कुल सुधाकर, तो कई संभावनाएं हैं जो भारत नीदरलैंड आज जब द्विपक्षीय वार्ता होगी, दोनों देश आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरे में ये संभावनाएं तलाशने की कोशिश होगी। कई क्षेत्रों पर बातचीत हो सकती है, उस पर कई अहम समझौते भी सामने आ सकते हैं। बस कुछ ही देर का इंतजार है। फिलहाल सुधाकर, इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो नीदरलैंड दौरा है बेहद ही खास इस मायने में भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से पश्चिम एशिया संकट एक तरफ मंडरा रहा है, उस तरफ रूस यूक्रेन युद्ध है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का ये दौरा और नीदरलैंड के साथ ये रिश्ते बेहद अहम माने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने वहां के भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की है। लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे और उन्होंने भारत के विकास, साथ ही वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका को लेकर अपनी खुशी व्यक्त की है। क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। We are all really excited to see Modi. We all love him, and the speech he made, generally he spoke about the collaboration between Netherlands and India. It was really good to say about hockey and the sport, and yeah, he is really amazing, and we enjoyed it. It was a fantastic feeling because when the Prime Minister of the nation comes and addresses the Indian diaspora here, it gives a feeling of pride. And the way he spoke about the partnership between India and Netherlands, which is going to take us forward, we are up for it. We are going to play a role in terms of making India a great nation, a developed nation by 2047. My pleasure that this is my second time I'm seeing Mr. Modi ji. 2015 में भी वो आए थे
और हमारा सौभाग्य था कि उनका भाषण हमको सुनने को मिला, बहुत बढ़िया लगा एंड द सेम स्पिरिट ही हैज़ टुडे एज वेल. सो hats off to him and hats off to the relations India and Netherlands has. So Bharat Mata ki jai. It was an honor to hear Modi, and we are quite aspirational to bridge the gap between India and Netherlands. And good luck with to everyone who's seeing it from India. हमारे साथ उन्होंने टाइम बिताया, हमारे बीच में आए, हमको बहुत उत्साहित लगा. उसके साथ साथ भी उनकी जो अभी आगे की जो मीटिंग्स है उनके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं. उन्होंने बच्चों की बहुत सराहना की, हमारे भी बहुत सराहना की, तो हमारी भी उनके साथ शुभकामनाएं. और भारत और नीदरलैंड की ये दोस्ती और आगे बढ़े, उसका बिजनेस हो, कल्चर हो और सारे क्षेत्र में हमारा भी योगदान रहेगा और उनका भी योगदान रहेगा, तो हम ऐसे ही आगे जाएंगे. और अपने नीदरलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रवासी समुदाय की एक बड़ी सभा को संबोधित किया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कार्यक्रम की तस्वीरें साझा करते हुए इसे एक बड़े परिवार से जुड़ाव बताया. रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों के स्नेह और उत्साह से अभिभूत हैं और उन्होंने भारतीय प्रवासी समुदाय को भारत और नीदरलैंड के बीच एक जीवंत सेतु बताते हुए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका की सराहना की. उन्होंने सूरीनामी हिंदुस्तानी समुदाय के भारत से ऐतिहासिक संबंधों और भारतीय संस्कृति को संरक्षित रखने के प्रयासों की भी प्रशंसा की. भारत और नीदरलैंड्स के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है. नीदरलैंड्स इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के चेयरमैन डॉक्टर एच.सी. एडिथ नॉर्डमैन ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड के रिश्ते अब सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, पोर्ट्स, सप्लाई चेन और ग्रीन एनर्जी जैसे अहम क्षेत्रों में तेजी से मजबूत हो रहे हैं. Well, India and Netherlands is an amazing cooperation, and it is not that today the strategic partnership agreement is being signed. That shows how strong the bond is between the two countries, and that the way forward is really bright. There is a strong collaboration for many sectors. We're talking about semiconductors, of course, green hydrogen, Port of Rotterdam, supply chains, green energy, defense. And it is very, very encouraging for the Dutch entrepreneurs and the Indian entrepreneurs coming here as well. So from both sides, this is a very, very strong tie that is getting stronger and stronger on collaborative ways and on equal partnership. वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे केंद्रीय गृह मंत्री इस समय गुजरात दौरे पर है. साथ ही नीट पेपर लीक को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है. ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद. आप देखते रहिए डीडी न्यूज. यार कल सेंसस वाले आए थे, सारा प्रोसेस तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया, ऑनलाइन डिजिटल था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया यार. अच्छा, टाइम लग गया? हाँ यार, लगता है मेरी बारी. हाँ, जा देख ले. वापस आ गया? हाँ, हो गया. इतनी जल्दी? तेरे को बताया था ना, सेल्फ इन्यूमरेशन लिया था. हेलो, अपने स्टेट का सेंसस सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है. जल्दी से फॉर्म भर ले. जल्दी से भर ले फॉर्म. भूल गया यार. बस तेरी वही पुरानी आदत. आईडी दिखाई, कंफर्म किया और मिनटों में काम हो गया. ये तो मिस कर गया. आप मिस मत कर देना. घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेट करें, जनगणना में जुड़े. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद. मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील. मास्टर जी नमस्ते. 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ. लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा. कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं. दौरे के दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में चल रहे पौधारोपण अभियान की समीक्षा की और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अभियान की प्रगति का जायजा लिया.
नीट यूजी पेपर लीक को लेकर एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और सीबीआई ने एक और आरोपी को शिकंजे में ले लिया है। पुणे की एक वरिष्ठ बॉटनी शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मांडरे को सीबीआई ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मनीषा को एनटीए ने विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। माना जा रहा है कि उनके पास बॉटनी और जूलॉजी विषयों के प्रश्न पत्रों तक पहुंच थी। अप्रैल में उन्होंने पुणे की मनीषा वाघमारे के जरिए नीट परीक्षा के लिए कुछ उम्मीदवारों को चुना और अपने घर पर विशेष कोचिंग कक्षाएं चलाई। इन कक्षाओं में उन्होंने बॉटनी और जूलॉजी के सवाल छात्रों को समझाए और उन्हें नोट भी करवाया। इनमें से कई सवाल 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा के वास्तविक प्रश्नों से मिलते जुलते थे। इस मामले में मनीषा वाघमारे को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और उसकी सहयोगी मनीषा वाघमारे को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। केमिस्ट्री की टीचर पीवी कुलकर्णी और उसकी सहयोगी मनीषा वाघमारे को सीबीआई ने पुणे से गिरफ्तार किया है। सीबीआई जज अजय गुप्ता की कोर्ट में दोनों आरोपियों की पेशी हुई है। आपको बता दें कि कोर्ट ने सीबीआई रिमांड की मांग पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया की शुरुआत 15 जून से होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने बताया है कि 25 जून से 24 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। प्रारंभिक वोटर लिस्ट 31 जुलाई को जारी की जाएगी, जबकि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक स्वीकार की जाएंगी। सभी संशोधनों के बाद अंतिम वोटर लिस्ट 1 अक्टूबर को प्रकाशित होगी। राज्य में फिलहाल कुल मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 39 लाख है। पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट यानी कि एनआईबीएम का 20वां दीक्षांत समारोह बेहद ही खास रहा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा रहे। इन्होंने देश के बदलते बैंकिंग और वित्तीय परिदृश्य पर अपनी बात रखी। डॉक्टर मिश्रा ने इस मौके पर कहा कि डिजिटल बदलाव और जैम ट्रिनिटी ने भारत के बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया है और अब बैंक खाता सिर्फ एक खाता नहीं बल्कि आर्थिक प्रगति का जरिया बन चुका है। देखते हैं यह खास रिपोर्ट। पुणे का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट परिसर मौका था बैंकिंग और वित्त सेवाओं के 2024-26 बैच के 20वें दीक्षांत समारोह का। समारोह की शुरुआत बेहद ही खास रही, जहां आरबीआई गवर्नर और एनआईबीएम गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष संजय मल्होत्रा के नए एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया गया। साथ ही 130 छात्रों को डिप्लोमा भी प्रदान किया गया। इस गरिमामयी समारोह में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने परिसर में पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया। इस कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि भारत की बैंकिंग व्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदल रही है और पारंपरिक दायरे से बाहर निकलकर अधिक समावेशी बनी है। Banking sector served as a critical element that connected savings with investment and enabled productive economic activities. The banking sector advanced credit to support trade, infrastructure, agriculture, and industrial activities. The idea is to facilitate investment so as to accelerate economic growth. In this perspective, finance stayed largely in the background, a quiet enabler of production, employment, and commerce. It did not directly touch the lives of ordinary people. It was expected to keep the wheels of economy turning with the expectation that benefits of growth trickles down to the poor.
डिजिटल बदलाव के प्रभाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने कहा कि ऑनलाइन भुगतान और फिनटेक में हुई प्रगति ने देश के वित्त ढांचे को नया रूप दिया है। साथ ही उन्होंने जनधन आधार और मोबाइल योजना यानी JAM ट्रिनिटी को एक गेम चेंजर बताया है। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण अब सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुँच रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना brought crores of people, unbanked citizens, into the formal banking system. Aadhaar created a verifiable digital identity architecture at an unprecedented scale. Mobile connectivity provided the final layer of access and portability. For decades, welfare delivery systems across many developing economies suffered from leakages, delayed duplication, and inefficiencies. India's direct benefit transfer architecture demonstrated how financial infrastructure can improve transparency. डॉक्टर मिश्रा ने छात्रों से देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देने का आह्वान भी किया। साथ ही कहा कि आने वाला समय बैंकिंग सेक्टर तकनीक और नवाचार के जरिए और मजबूत होगा। शिशिर शलार, DD न्यूज। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आइए उसका रुख कर लेते हैं। भारत ने तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को कर दिया है खारिज। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अवैध मंच के किसी निर्णय को मान्यता नहीं होगी। सिंधु जल संधि पर भारत का सख्त रुख बरकरार है। साथ ही विदेश मंत्रालय की तरफ से ये एक और स्टेटमेंट आई है कि सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला प्रभावी रहेगा। तो इस समय की ये बड़ी खबर, भारत ने अवैध रूप से गठित COA की स्थापना को कभी मान्यता नहीं दी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये तमाम जानकारियां साझा की गई हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां भारत ने तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अवैध मंच के किसी निर्णय को मान्यता नहीं है। आइए अब आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में राष्ट्रीय जनगणना 2027 के पहले चरण में हाउसिंग सर्वे का काम शनिवार से दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में शुरू हो गया है। इस काम के लिए दिल्ली के 12 जिलों में 50,000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। दक्षिण पूर्वी दिल्ली से धीरज कुमार की एक खास रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय जनगणना 2027 के पहले चरण में हाउसिंग सर्वे का काम शनिवार को शुरू हो गया। MCD के 250 वार्डों में 16 अप्रैल से शुरू हुआ हाउसिंग सर्वे 15 मई को पूरा हो गया। अब नगर निगम क्षेत्र के 12 जिलों में जनगणना कर्मी दिल्ली वासियों के घर पहुंचकर जानकारी लेना शुरू भी कर चुके हैं। घर घर जाकर जनगणना 2027 के सर्वेक्षण का काम 16 मई से शुरू होकर 15 जून तक चलेगा। पहले चरण के हाउसिंग सर्वे में करीब 1.34 लाख लोगों ने ऑनलाइन जनगणना विवरण जमा किए थे। मतदान कर्मी उन घरों में जाकर भी उनके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करेंगे। साथ ही जिन लोगों ने अपना जनगणना विवरण ऑनलाइन जमा नहीं कराया है, उनकी जानकारी एकत्र करेंगे। पहली बार डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ने, भारत सरकार ने सहभागिता पे इम्पोर्टेंस दिया है। लोग अपने आप सेल्फ इन्यूमरेट करा सकते थे और 16 मई से लेकर 14 जून तक जो है हमारे इन्यूमरेटर्स, सुपरवाइजर्स हाउस लिस्टिंग के लिए लोगों के घर घर जाएंगे और घरों की हाउस लिस्टिंग करेंगे। दिल्ली के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी हो गई है। जाहिर है जो लोग गर्मी की छुट्टियों में घर चले गए हैं, उनके लिए विशेष तैयारी की गई है। वहाँ जनगणना कर्मी आपके घर पर दोबारा पहुँचेंगे। जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना है, जिसमें आपके घर की बुनियादी सुविधाएं और संपत्तियों से जुड़े 33 सवाल पूछे जाते हैं। जनगणना कर्मी से संबंधित किसी तरीके के असमंजस की स्थिति में आप उन्हें QR कोड के जरिए जांच भी सकते हैं। पहली बार जो हमारे BLO जो ये इन्यूमरेटर्स जाएंगे, वो अपने जो हमारी एक साइट है census.gov.in, उसके अंदर हाउस लिस्टिंग की इन्फॉर्मेशन, हमारा जो पोर्टल बना हुआ है उसके माध्यम से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसी घर से, घर का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी लिया जाएगा और वो उसमें इन्फॉर्मेशन डाल दी जाएगी। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में आम जनता राष्ट्रीय जनगणना 2027 के प्रति बेहद उत्साहित है। जनगणना कर्मी को आम जनों का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। जनगणना करने जो लोग आए हैं उन्होंने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं, जैसे कि घर कौन से मटेरियल का बना है, छत कौन से मटेरियल की है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है और पीने का पानी का सिस्टम क्या है, बिजली कौन सी है।
तो उन सवालों के सब हमने जवाब दिए हैं। ठीक है, उनका जो काम है उसमें जो भी सवाल वो पूछेंगे वो हमारा फ़र्ज़ बनता है जवाब देना। जो हमें बताया गया है हम उनको समझा रहे हैं कि ये जितना भी आपकी जानकारी है ये हमारा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसके अंतर्गत नहीं आता है और किसी भी कोर्ट एविडेंस के लिए यूज़ नहीं होगा। जनगणना कर्मी भी पूरे जोश के साथ घर घर दस्तक दे रहे हैं और राष्ट्रीय जनगणना 2027 के लिए मिली जिम्मेदारी को अमली जामा पहुंचाने में जुटे हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 16 मई से राष्ट्रीय जनगणना का पहला चरण प्रारंभ होने जा रहा है। आपके घरों तक जनगणना कर्मी पहुंचेंगे और जनगणना से संबंधित सवाल पूछेंगे। आपको उसमें सहयोग करना है ताकि जनगणना 2027 में आपका नाम दर्ज हो सके। कैमरामैन ललित के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि दिल्ली सरकार ने एक अहम घोषणा की है। क्या है ये घोषणा और कैसे ये आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि दिल्ली में हर हफ्ते 2 दिन सरकारी दफ्तरों में वर्क फॉर होम किया जाएगा। दिल्ली भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने दिल्ली सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। सहरावत ने कहा है कि यह कदम राजधानी में ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। साथ ही उन्होंने दिल्ली की जनता से भी इस पहल में सहयोग देने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने वर्क फ्रॉम होम और नो कार डे को जब लोगों के सामने रखा है और सरकार ने इसको अपनाया है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी शुरुआत है। और ये सिर्फ वर्तमान समय में नहीं, जिस तरह से दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट का प्रेशर है तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को दिल्ली का ट्रांसपोर्ट जो बहुत बेहतर हो गया है, ई बसेस हमारी 4200 से ज़्यादा आ गई, रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया है, तो हमें इस सोच को हमेशा अपनाने के लिए अपनी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे दिल्ली में ट्रैफिक का पॉल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक का दबाव कम होगा और मुझे लगता है दिल्ली में आना जाना आसान होगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने सरकारी काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री धामी अब अपने काफिले में केवल 3 वाहन रखेंगे। इस फैसले के माध्यम से सरकार यह संदेश देना चाहती है कि नेता और जनता दोनों की जिम्मेदारी है और संसाधनों के संरक्षण को गंभीरता से लेना दोनों का काम है। इस तरह की पहल न केवल प्रशासनिक खर्च को कम करेगी बल्कि जनता में भी जागरूकता और भरोसा बढ़ाएगी। दिल्ली में 101 जलाशयों को पुनर्जीवित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज डीडीए में जल संचय अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत राजधानी के विभिन्न इलाकों में स्थित उन जलाशयों को पुनर्जीवित किया जाएगा जिनकी स्थिति लंबे समय से खराब बनी हुई थी। डीडीए आज से इन जलाशयों के संरक्षण और पुनरुद्धार का काम शुरू करेगी। इस परियोजना को अगले करीब 1 वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इतना सुंदर पार्क है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो वाटर की इम्पोर्टेंस हम सब समझते हैं। ये रेस्टोरेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल कमिटमेंट है। प्रधानमंत्री मोदी जी एनवायरमेंट में दुनिया भर में एक बहुत हाई रिगार्ड है उनके लिए, और एनवायरनमेंट पानी का डायरेक्ट लिंक लोगों के साथ है। मकसद है जिस संकल्प को हम लेके आए थे
दिल्ली देश की राजधानी है और हमें इसको सबसे सुंदर बनाना है। कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। हर छोटी छोटी चीज़ की तरफ ध्यान दिया जाएगा। जब छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाएगा तो अपने साथ विकसित दिल्ली हो जाएगी, हरित दिल्ली हो जाएगी। यही इसका मकसद है, जन जन की सेवा, विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली। पंजाब के गुरदासपुर में तैनात एसडीएम अनुप्रीत कौर रंधावा को आज सुबह करीब 7 बजे तरनतारन जिले की पट्टी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई को जम्मू कश्मीर राजस्थान हाईवे के लिए अधिग्रहित की गई जमीन में हुए गबन से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस संबंध में अनुप्रीत कौर रंधावा के खिलाफ 1,63,00,000 रुपए के गबन का मामला चल रहा था। सूत्रों के अनुसार इस मामले में एसडीएम अनुप्रीत कौर रंधावा को पट्टी में पुलिस ने सुबह उनके सरकारी आवास से हिरासत में लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दूरसंचार मार्ग अधिकार नियम 2024 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया है, जिसके बाद केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने बंगाल को दूरसंचार नियम 2024 के अनुरूप बनाने के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु को धन्यवाद दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा कि ये डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सालों तक बंगाल के लोग केंद्र सरकार की कई परिवर्तनकारी प्रमुख पहलों के पूर्ण लाभों से वंचित रहे, जिसके कारण राज्य डिजिटल अवसंरचना और कनेक्टिविटी में पिछड़ गया, जबकि देश के अधिकांश हिस्से तेजी से आगे बढ़ गए। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और दोहरी इंजन शासन की भावना के तहत यह ऐतिहासिक कदम कनेक्टिविटी को और बढ़ाएगा। केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय सिक्किम दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने गैंगटॉक के रिज पार्क स्थित ऑर्किडोरियम का दौरा किया। साथ ही उन्होंने सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में भी हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री का सिक्किम दौरा राज्य के बुनियादी ढांचे, पर्यटन, खेल और सीमा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के तहत भारतीय नौसेना का पोत IOS सागर 15 मई को श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पहुंचा। इस पोत पर भारत के अलावा 16 मित्र देशों के नौसैनिक भी सवार हैं। श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करने पर वहां की नौसेना के एक जहाज ने IOS सागर की अगवानी की और उसे सम्मानपूर्वक बंदरगाह तक एस्कॉर्ट भी किया। यह यात्रा भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच मजबूत समुद्री साझेदारी और तालमेल को दर्शाती है। 3 दिवसीय इस आधिकारिक दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करना और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा ढांचे को बढ़ावा देना है। अपनी 3 दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद IOS सागर 18 मई को श्रीलंका नौसेना के साथ एक समुद्री अभ्यास करते हुए कोलंबो से आगे के लिए रवाना होगा। ले रहे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DT न्यूज। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत अब केवल बड़ा बाजार नहीं बल्कि विश्वसनीय वैश्विक व्यापार साझेदार बन चुका है। पिछले 5 सालों में अमेरिका, यूरोप, UK, UAE और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ कई ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते हुए हैं। 2026 में यूरोपीय संघ के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स और UK के साथ 99% निर्यात पर शुल्क मुक्त पहुंच मिली। इन समझौतों में किसानों, MSME, महिला उद्यमियों और संवेदनशील क्षेत्रों को भी सुरक्षा दी गई है। भारत अब संतुलित वैश्विक व्यापार नेटवर्क के जरिए विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते कदमों के बीच भारत अब केवल एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार का भरोसेमंद साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियों के साथ साथ भारत ने छोटे और विकासशील देशों के साथ भी मुक्त व्यापार समझौतों का मजबूत नेटवर्क तैयार कर लिया है। यही वजह है कि आज भारत की व्यापार कूटनीति दुनिया के सबसे व्यापक और संतुलित मॉडल के रूप में देखी जा रही है। आज भले ही रिकॉर्ड व्यापार के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों का नाम टॉप पर आता हो, पर यह भी सच है कि भारत की व्यापारिक कूटनीति की शुरुआत पड़ोसी देशों से हुई। इनमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका के साथ ही तमाम दक्षिण एशियाई देश शामिल हैं।
पिछले 5 वर्षों में भारत की व्यापार कूटनीति ने अभूतपूर्व गति पकड़ी है। 2021 में मॉरिशस के साथ CECPA, 2022 में UAE के साथ CEPA और ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA, 2024 में EFTA देशों के साथ TEPA, 2025 में ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ समझौते और 2026 में यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ। और फिर हुआ भारत यूरोपीय संघ समझौता, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इसके तहत यूरोपीय संघ ने भारत के 97% टैरिफ लाइनों पर प्राथमिकता प्राप्त बाजार पहुंच दी है। वहीं भारत यूके समझौते के तहत भारत के लगभग 99% निर्यात को शुल्क मुक्त पहुंच मिली है। इसमें टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। खाड़ी देशों के साथ भी भारत ने व्यापारिक रिश्तों को नई मजबूती दी है। यूएई के साथ CEPA लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार $100 अरब के स्तर को पार कर चुका है। ओमान के साथ हुए CEPA के तहत भारत के 99% से अधिक निर्यात को लगभग शून्य शुल्क पहुंच मिली है। इससे कृषि, टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग और MSME सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। भारत ने व्यापार समझौतों में केवल बड़े उद्योगों पर नहीं, बल्कि किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, कारीगरों और MSME सेक्टर पर भी विशेष फोकस रखा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मॉरिशस और ब्रिटेन के साथ हुए समझौतों में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, योग, आयुष, IT, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी बड़े अवसर खुले हैं। इन समझौतों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। डेयरी, अनाज, दालें, मिलेट्स और कई कृषि उत्पादों को विशेष संरक्षण दिया गया है ताकि किसानों और घरेलू उद्योगों के हित सुरक्षित रह सकें। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन UNCTAD की 2025 रिपोर्ट के मुताबिक व्यापार साझेदारी विविधता के मामले में भारत वैश्विक दक्षिण की अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। भारत अब अमेरिका, यूरोप, एशिया, खाड़ी, अफ्रीका और ओशनिया सभी क्षेत्रों के साथ संतुलित व्यापारिक रिश्ते बना रहा है। आने वाले समय में अमेरिका, खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC, कनाडा, मैक्सिको और इजराइल के साथ भी नए समझौतों की संभावनाएं हैं। भारत की ये व्यापारिक साझेदारियां केवल आर्थिक समझौते नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत, रणनीतिक विश्वास और समावेशी विकास मॉडल की पहचान है। बड़े देशों से लेकर छोटे साझेदारों तक भारत अब दुनिया के साथ बराबरी के रिश्ते बना रहा है और विकसित भारत की दिशा में व्यापार को सबसे बड़ा इंजन बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। 3 दिनों तक चले योग, पारंपरिक नृत्यों, रंगोली कार्यशालाओं, फिल्म प्रदर्शन, क्रिकेट टूर्नामेंट और बौद्ध व्याख्यानों में भारत और कलमिकिया को और करीब ला दिया है। यह आयोजन तीसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मंच और बुद्ध शाक्यमुनि के पवित्र अवशेषों की गणतंत्र यात्रा के बाद सहयोग की निरंतरता का प्रतीक है। यूरोप के एकमात्र बौद्ध गणराज्य के केंद्र में भारत की सांस्कृतिक धड़कन स्पष्ट रूप से गूंजी। कलमिकिया की राजधानी एलिस्टा में भारतीय दूतावास और ICCR के सहयोग से 3 दिनों तक भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। योग से लेकर नृत्य तक, रंगोली से लेकर बौद्ध व्याख्यानों तक। भारतीय संस्कृति दिवस में भारत के उस्तादों और भारतीय परंपराओं में प्रशिक्षित स्थानीय कलाकारों को एक साथ लाया गया। निवासियों और आगंतुकों ने भारतीय व्यंजनों, पारंपरिक नृत्यों का स्वाद लिया और यहाँ तक कि बुद्ध की रेत की प्रतिमा बनते हुए भी देखी। कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की महानिदेशक राजदूत के नंदिनी सिंगला की उपस्थिति भी थी। ये परिषद विश्व भर में जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्रों का प्रबंधन करने वाली प्रमुख संस्था है। उनकी उपस्थिति ने कलमिकिया और रूस के साथ सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। We brought Bharat Utsav here. If you look around, look at the number of people enjoying Indian culture, Indian dance, Indian music, Indian food, Indian handicraft. We are bringing some flavor of India to the people of Kalmykia who have a long and strong friendship with India. कलमिक स्टेट यूनिवर्सिटी में नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वानों द्वारा अकादमिक व्याख्यान भी शामिल थे। योग मैट से लेकर व्याख्यान कक्षों तक, नृत्य मंचों से लेकर फिल्म स्क्रीन तक भारतीय संस्कृति को कलमिकिया में एक गर्मजोशी भरा और उत्साहपूर्ण घर मिला। दिवेश कुमार, DD न्यूज।
भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी का सफर पिछले एक दशक से जोर पकड़ रहा है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खोई हुई कलाकृतियों को वापस लाने का अभियान शुरू हुआ और अब तक 666 वस्तुओं को भारत को लौटाया जा चुका है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली और थाईलैंड जैसे देशों ने इन धरोहरों को भारत को सौंपा है, जिसमें हर वस्तु भारत की संस्कृति और पहचान का हिस्सा है। इस रिपोर्ट पर जाएं उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले से जुड़ी खबर है, जहां 10 दिन की सीबीआई कस्टडी पीवी कुलकर्णी और मनीष वाघमरे की बढ़ा दी गई है। 10 दिनों की सीबीआई कस्टडी में नीट पेपर लीक के ये जो मास्टरमाइंड है, जिनको गिरफ्तार किया था, अब ये 10 दिनों तक सीबीआई कस्टडी में रहेंगे, जहां पीवी कुलकर्णी और मनीषा से कुछ कठिन सवाल पूछे जाएंगे। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ ये पूरा कहीं ना कहीं मामला है, जिसमें राउस एवेन्यू कोर्ट का ये बड़ा फैसला इस समय आया है। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे। विकास का रुख करेंगे। विकास, यहाँ 10 दिन की सीबीआई कस्टडी में पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमेरे को भेज दिया गया है, यानी अब जहां जहां तार जुड़े हैं वो सब सामने आते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए, सीबीआई ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी और इनमें खासतौर से मनीषा के जो वकील थे, उनका ये कहना था कि वो मंगलवार से पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, तो बहुत लंबी अवधि के लिए सीबीआई की कस्टडी मांगने की कोई वजह नहीं दिखती। लेकिन कोर्ट सीबीआई की दलील से देखा कि 14 दिन की तो नहीं, लेकिन 10 दिन की रिमांड फिलहाल सीबीआई ने दे दी और इसमें कोई शक नहीं कि अगर जरूरत पड़ी तो आने वाले दिनों में भी इनकी रिमांड आगे एक्सटेंड करने के लिए फाइल करेगी और उम्मीद ये भी होगी कि मिल भी सकती है इनकी रिमांड। सीबीआई ने कहा कि उन्हें 14 दिन की रिमांड इसलिए चाहिए क्योंकि इनको हमें देश की कुछ अलग अलग जगहों पर ले जाना है पूछताछ के सिलसिले में, इसीलिए फिलहाल इनकी कस्टडी जो दी जा रही है 10 दिन की, 14 दिन की उन्होंने मांगी थी, लेकिन 10 दिन की भी जो मिल गई उसमें काफी समय इनको दूसरी जगहों पर ले जाने में भी बीतेगा, इसलिए सीबीआई ने ज्यादा से ज्यादा दिन की कस्टडी की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। साथ ही कहीं ना कहीं देखें तो पीवी कुलकर्णी को इस पूरे जो पेपर लीक मामला है उसका मास्टरमाइंड माना जा रहा है, तो ऐसे में 10 दिनों तक जिस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, पीवी कुलकर्णी के लिए कहीं ना कहीं ये कानूनी शिकंजा फंसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये अभी ऐसा जो कहा जा रहा है कि कुलकर्णी की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये खुद टीचर है, उसके बाद इन्होंने केमिस्ट्री के टीचर हैं पीवी कुलकर्णी, और उन्होंने जो काम किया उससे आप देखें कि लाखों स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ा। अब इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं, कितना पैसा कहाँ से आया, मनी ट्रेल क्या है, और जब इतनी बड़ी पैमाने पर अगर साजिश होती है तो काफी लोग इसमें होंगे। इसीलिए सीबीआई ने कहा कि हम इनसे पूछताछ के दौरान इनको हमें अलग अलग जगहों पर लेके भी जाना पड़ेगा, इसीलिए बेहतर होगा कि कोर्ट हमें 14 दिन की कस्टडी दे दे। हालांकि अभी 10 दिन की कस्टडी मिली है। 10 दिन भी काफी लंबा वक्त है। अगर आप देखें कि आमतौर पर कोर्ट 5 दिन 7 दिन इस तरह की कस्टडी देता है, लेकिन मामला इतना गंभीर है, लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है, इसीलिए कोर्ट ने सीबीआई को फिलहाल 10 दिन की रिमांड दे दी है और अब आगे इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ करेगी सीबीआई। इसके साथ देखें तो मनीषा वाघमारे, वो भी एक शिक्षिका है जो इस पूरे केस में, पूरे पेपर लीक मामले में उनकी भी एक अहम भूमिका निभाई जाने की खबरें सामने। ऐसे में मनीषा के लिए भी कहीं ना कहीं जो सवालों के घेरों से निकलते हुए अब उन्हें गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल, ये उनकी सहयोगी हैं, कुलकर्णी की सहयोगी हैं और इनकी दलील ये थी कि हमको कल ही गिरफ्तार किया जा चुका था पुलिस के द्वारा, राज्य पुलिस के द्वारा, और पूछताछ वहां पे जारी थी, लेकिन सीबीआई ने कहा कि हमें कस्टडी अभी हाल ही में मिली है। कल ही इनफैक्ट सीबीआई ने कहा कि हमें इनकी कस्टडी हैंड ओवर की गई है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि इनकी रिमांड की जरूरत नहीं है। इनकी भी रिमांड की जरूरत है ताकि ये पता चले कि और कौन कौन लोग इस पूरी साजिश है, किन किन लोगों के शामिल होने, कौन कौन से लोग शामिल हैं और पैसे कहाँ से आए, किन किन स्टूडेंट्स को बेनिफिट भी मिला है। देखिए, आप इसमें ये भी याद करें कि जब 24 में पेपर लीक हुआ था तो कोर्ट ने कहा था कि ये भी तय किया जाए कि कौन पेरेंट्स
हैं जिन्होंने बच्चों के लिए इन पेपर्स को खरीदा। तो सीबीआई को कई मोर्चों पर जांच करनी है और एक मजबूत चार्जशीट तैयार करनी है। बिल्कुल, सीबीआई को अब कई मोर्चों पर काम करना है और इनसे पूछताछ करनी और पूछताछ करके कहां इनके तार जुड़े हैं वो सब तफ्तीश के बाद सामने आएंगे जब चार्जशीट निकल कर आएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।